सुधाकर सिंह जी, भाई दिनेश जी, अटला केमन जी, सम्मानित मंच, उपस्थित किसान भाइयों बहनों, आज का आयोजन वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए बहुत ही महत्वपूर्ण। आज जिस दौर से देश और किसान गुजर रहा है, उस पे चिंतन करने की आवश्यकता। ये किसान संसद जो आज यहां इस पटना की पवित्र भूमि पे बुलाई गई, इसका विशेष महत्व। किसी भी विषय को लेकर जब तक चिंतन नहीं किया जाता, तब तक विचार की उत्पत्ति नहीं होती और विचार के माध्यम से ही क्रांति का सूत्रपात होता। तो आज की परिस्थिति से किस तरह से जूझना है, किस तरह से लड़ना, किस तरह से किसान और मजदूर के वजूद को बचाना, इस पे हम और आप चिंतन करने के लिए यहां आए। भाषणों में आजादी से लेकर आज तक कोई भी सभा शुरू होती है तो शुरुआत में ही कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश, किसान देश की रीढ़। किसान को भगवान के रूप में प्रस्तुत किया जाता, लेकिन वास्तविकता में किसान की स्थिति क्या, इस पे कोई चिंतन देश में होता नहीं। किसान देश की रीढ़ तो है, किसान की अपनी रीढ़ की हड्डी की क्या स्थिति है, इस पे चिंतन नहीं होता। वो बड़ा हो पा रहा, नहीं हो पा रहा, इस पे कोई बात नहीं करता। निरंतर उसकी रीढ़ की हड्डी को तोड़ने का काम किया जाता रहा। देश आजाद हुआ, भारी जश्न मनाया गया, क्योंकि 750 साल की गुलामी के बाद एक आजादी मिली थी और हमारे बुजुर्ग पूर्वजों ने ये समझा कि अब आजाद हो गए, हम तमाम समस्याओं से मुक्त होंगे। लेकिन स्थिति हुई क्या? मैंने अनेक बुजुर्गों को ये कहते सुना कि इस दौर से तो अंग्रेजों का दौर अच्छा था। ये कहने पे क्यों मजबूर हुए वो? क्योंकि नीतियां जो बनी वहां किसान को कहीं नजरअंदाज किया गया, किसान की अनदेखी की गई। धीरे धीरे आज स्थिति यह है कि किसान का वजूद खत्म हो रहा। 80 और 20 का आंकड़ा था आजादी के समय। 80% लोग गांव में रहते थे और 20% शहर में रहते थे। आज वो आंकड़ा 43 और 57 का हो गया। 57% लोग गांव में है और 43% शहरों में और कस्बों में चले गए हैं गांव छोड़ के। पलायन कभी भी सराहनीय नहीं होता। पलायन मजबूरी में किया जाता है। पलायन किया जाता है कि जिस पैसे से, जिस धंधे से हमारा परिवार चलता था, हम अपने बच्चों की परवरिश करते थे, पीढ़ियों से जिस पेशे के माध्यम से हम अपना परिवार चला रहे थे,
कहीं ना कहीं वो पेशा कमजोर हुआ, हम बाध्य हुए। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। जन्मभूमि को कोई आदमी खुशी से नहीं छोड़ता। जन्मभूमि को कोई व्यक्ति छोड़ता है तो वो एक बहुत बड़ी मजबूरी उसकी होती है। अगर उसको अपना भविष्य सुनिश्चित दिखाई दे तो वो कभी पलायन ना करे। बिहार से खासतौर पे लाखों लाख नौजवान रोजगार की तलाश में प्रदेश से पलायन करते हैं प्रतिवर्ष। क्यों है ये स्थिति? क्या है इसके कारण? कोई चिंतन करता नहीं। भाषण देते हैं, चुनाव के समय आशाएं जगाते हैं। आदमी ये सोचता कि शायद ये जो आया ये तेरा कल्याण करेगा, ये तेरी समस्याओं का निराकरण करेगा, वो उस झांसे में आता। लेकिन अंततः डाक के 3 पात नतीजा वही होता। हर 5 साल के बाद स्थिति का आकलन करें तो गिरती चली जाती है और आज सर्वाइवल मुश्किल हो गया। आज तो कई तो है ये चिंता होती है कि हम अपने देश में रह रहे हैं, ये देश हमारा है। जिस देश की नीतियों में हमारे बारे में चिंतन नहीं, हमारे बच्चों के बात को भविष्य को सुनिश्चित करने का चिंतन नहीं, क्या कहेंगे उसको? तो बड़ी भयावह स्थिति से हम गुजर रहे हैं। मैं ज्यादा लंबा पीछे ना जाके वर्तमान पे जो विषय उन पे चर्चा करूंगा। हम लोग, हमारे मंच पे बहुत साथी बैठे हैं, लंबी लड़ाई लड़ी हमने। हम उस दौर में जो 80 के दौर में जो लड़ाई लड़ रहे थे, हमारे बड़े नेता थे, उनके नेतृत्व में हम तो बच्चे थे। भविष्य के सपने लेके लड़ाई लड़ रहे थे। नारा था किसान का, खास तौर पे लागत पे लाभकारी मूल्य चाहिए, कीमतें सुनिश्चित हो। कृषि लाभकारी नहीं होगी तो किसान कितने दिन कृषि के साथ जुड़ा रहेगा? एक लड़ाई लड़ते थे, वो हमारी शुरुआती लड़ाई थी। आज हम लड़ाई लड़ रहे हैं, लागत पे लाभकारी मूल्य की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एमएसपी दे दी जाए, जो सरकार के द्वारा तय की जाती है, जो बहुत बड़ी बेईमानी। वो भी एक लंबी कहानी है, उसको अगर मैं विस्तार से बताऊं उसका मैकेनिज्म क्या है तो उसमें बहुत समय लगेगा। लेकिन कुल मिला के ये बताता हूं कि जो कीमतें दिल्ली में सीएससीपी तय करता, उसमें ना आपकी लागत का आकलन होता है ठीक से, ना आपकी मजदूरी का आकलन होता है ठीक से, आईवाश किया जाता। एक निकाल के फेंक दिया जाता है कि हमने जो है आपको लाभकारी, आपको कीमत दे दी। एमएसपी की व्यवस्था है देश में, लेकिन बिहार की स्थिति तो पूरे देश में सबसे अलग बना के रख दी इन लोगों ने। 1936 में पंजाब प्रांत जो देश का केंद्र था, पाकिस्तान और भारत का बंटवारा नहीं हुआ था, तब भारत की सीमाएं ईरान से लगती थी। वहां पे चौधरी छोटूराम ने मंडी कानून बनाया था। व्यापारी पे अनेक तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे। एक व्यवस्था मंडी की बनाई थी। एमएसपी जब लागू हुई देश में तो उन्हीं मंडियों के माध्यम से
वो खरीद एमएसपी की शुरू हुई, लेकिन बिहार में तो 20 साल से मंडी नहीं। हमारे यहां हरियाणा, यूपी में हम देखते हैं, खासतौर पे धान के सीजन पे सैकड़ों ट्रक धान बिहार से पंजाब में जाके एमएसपी पे बिकता। बिहार का किसान तो बेचता नहीं, व्यापारी यहां से खरीदता। और एक नेक्सस बिहार से सस्ते में 1000-1200 का धान खरीद के वहां 2200-2300 रुपए का जो एमएसपी का भाव होता उस पर बेचता। बिहार के सत्ताधीश जो बैठे हुए उनको दिखता नहीं कि शोषण हो रहा है किसान का। हमने अनेक दफे इस बात को उठाया, बहुत दफे हमने दिल्ली में इस बात को उठाया कि बिहार के किसान का शोषण क्यों किया जा रहा है। तो वहां से होता है कि मंडी राज्य सरकार के अधीन आती है और राज्य सरकार ने निर्णय लेके मंडियां खत्म की। हम स्वामीनाथन आयोग की बात करते हैं। स्वामीनाथन ने कहा कि लागत पे 50% मुनाफा सुनिश्चित किया जाए, जिसकी लड़ाई हम लंबे समय से लड़ रहे हैं। स्वामीनाथन की एक रिकमेंडेशन ये भी है कि हर 9 किलोमीटर पे एक मंडी हो ताकि किसान अपने सामान को बेच सके। अगर मंडी 50 किलोमीटर है तो किसान सक्षम ही नहीं है अपने सामान को लेके जाने में। मंडी की दूरी इतनी होनी चाहिए कि किसान उसमें जाके अपना सामान बेच सके। तो दिल्ली के नेता मजाक उड़ाते हैं कि स्वामीनाथन के हिसाब से तो 4000 मंडियों की देश में और आवश्यकता पड़ेगी। अरे 4000 की पढ़ो या 6000 की पढ़ो, किसान को फैसिलिटेट करना, उसको सुविधा देनी। हम तो ये कह रहे हैं कि किसान को मंडी क्यों जाना पड़े, हर गांव में तोल सेंटर हो। अगर किसान को शोषण से बचाना है तो हर फसल की एमएसपी हो और हर गांव में तोल सेंटर हो। फसल के टाइम में सरकार का जो सरकार के कर्मचारी हैं हर गांव में जाके वहां जो गल्ला सरप्लस है जिसको किसान बेचना चाहता है वो गांव में जाके खरीदा जाए। क्यों नहीं ये व्यवस्था बन सकती? लेकिन किसी की इच्छा शक्ति नहीं, कोई काम नहीं करना चाहता। किसान वोट लेने के लिए तो उनके कंसिडरेशन में है, लेकिन किसान सुविधा देने के नाम पे, किसान को फायदा मिले इस तरह की योजनाएं बनाने के नाम पे उनका बजट जो है वो उसमें पैसा कम पड़ जाता। 46 लाख करोड़ रुपए अनिल अंबानी के माफ हुए। सरकारी आंकड़ा, सेटलमेंट हुई 4,500 करोड़ रुपए लेके 46,000 करोड़ रुपए छोड़ दिए गए उस पे एक व्यक्ति के। किसान के जब कर्जे माफी की बात आती है तो इनका बजट गड़बड़ाता है, इनके बैंक डूबने लगते हैं। लेकिन व्यापारियों का पिछले 12 साल का हिसाब उठा के देख ले, किसान के कुल कर्जे से 4 गुना ज्यादा ये माफ कर चुके हैं पूंजीपतियों का। ये स्थिति हमने बचपन में जब हम एक्टिव हुए तो चरण सिंह के सानिध्य में उनके चरणों में बैठ के सीखने का मौका मिला था। वो कह रहा था कि किसान की बदहाली का एक ही कारण, किसान 5 साल किसान रहता,
निरंतर वो अपनी समस्याओं से पीड़ित रहता, निरंतर वो ये कहता कि सरकार ने हमको बर्बाद कर दिया। लेकिन जब सरकार बनाने का मौका आता है तो वो किसान बन के वोट नहीं देता है। वो यादव है, वो कुर्मी है, वो भूमिहार है, वो जाट है, वो राजपूत है, वो ब्राह्मण है। किसान से हटके वो जाति के नाम पे वोट करता है। जब तक वो किसान के नाम पे वोट नहीं करेगा तब तक किसान की समस्याओं का कोई समाधान नहीं। ये हालात है, वास्तविकता है ये। हमने उस महामानव को बहुत ही इज्जत दी, देश के सर्वोच्च पद तक पहुंचाया, लेकिन उनकी शिक्षाओं का अनुकरण हम कहीं ना कहीं आज तक भी कर नहीं पाए। चरण सिंह एक ऐसे पॉलिटिशियन थे जो मंच से कहते थे, मैं फलां व्यक्ति के लिए वोट मांगने आया हूं, अगर मेरा व्यक्ति, मेरा प्रतिनिधि बेईमान हो, चरित्रहीन हो तो उसको वोट देने की आवश्यकता नहीं है, मेरे से भी गलती हो सकती है। अगर मुझसे गलती हो गई हो तो आप उसको सुधार देना। कोई दूसरा राजनेता अपने मंच से सुना नहीं होगा जो अपने कैंडिडेट को भी ये कहे कि अगर आपके योग्य नहीं है तो हरा देना। हमने सीखा ही नहीं अपने। ये तो जेपी की जन्मभूमि और कर्म भूमि रही है, जिन्होंने उस टाइम पे एक बड़े मजबूत तानाशाह को उखाड़ने का आंदोलन करके सरकार बदल दी थी और पूरे देश को एक नई राह दिखाई थी। क्रांति का राज्य है ये। लेकिन आज स्थिति क्या? 20 साल से आपकी आमदनी नहीं, 20 साल से आपको व्यापारियों के सामने डाला हुआ है इन्होंने चारा बना के, और आपके यहां कोई आंदोलन नहीं। अगर बिहार का किसान मन बना ले तो किसी सरकार की हिम्मत नहीं कि उसके अनाज को लाभकारी मूल्य पे खरीदने की व्यवस्था कोई सरकार ना बनाए। लेकिन आप लोग पता नहीं किस गफलत में, किस जेपी का इंतजार कर रहे हैं, वो समझ में नहीं आ रहा। जेपी तो गए, वो आने वाले नहीं है। दूसरा जेपी आपको पैदा करना पड़ेगा अपने बीच से। लड़ने से मिलता संगे शक्ति कलियुगे। ये कलियुग है। जो कौम संगठित होगी, जो कौम लड़ेगी, वही उसी का वजूद रहेगा, ना वजूद मिटा देंगे। मैं लंबा चला गया इस बात में। आज के संदर्भ में जो विषय आज का मैं उस पर बात करता हूं। आज जो सबसे बर्निंग इशू है वो है मुक्त व्यापार समझौता। आपको पता है हम 90-92 में WTO के खिलाफ लड़ रहे थे। पूरे देश में एक आंदोलन चला और 2003 में जब WTO साइन हुआ तो हमारी सरकार को हमने बाध्य कर दिया था। WTO में जो साइन किए गए उसमें कृषि को बाहर रखा गया। उससे एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर उसमें रोक दिया, होल्ड कर लिया गया था। एक अधूरा समझौता 2003 में साइन हुआ था, क्योंकि आप लोग मजबूती से खड़े थे और दिल्ली की सरकार को ये पता था कि कृषि पे कोई समझौता किया गया तो देश में विद्रोह जैसी स्थिति बन जाएगी। उस टाइम रोका गया। लेकिन ये बड़े चालाक लोग हैं। विश्व व्यापार संगठन में वो होल्ड पे, उसको पेंडिंग डाल रखा है, कृषि का जो मसौदा है उसको। लेकिन मुक्त व्यापार समझौते के नाम से, एक देश से दूसरे देश के बीच में समझौते के नाम से अनेक समझौते हमारी सरकार ने किए और अनेक समझौते सरकार करने जा रही है। जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण विषय जो अमेरिका के साथ अभी समझौता होने जा रहा, सुधाकर जी ने जिसको लेके 10 फरवरी को था हमारा, 10 फरवरी को दिल्ली में एक बैठक देश के किसानों की थी और उसमें बड़े विस्तार से चर्चा हुई थी।
उसमें प्रयास किया गया था कि दिल्ली की सरकार को और पूरे देश में ये मैसेज दिया जाए कि ये कितना घातक समझौता। हमारी याददाश्त कमजोर है, इसका फायदा पटना और दिल्ली की सरकार उठाती। कितने लोगों को याद है वो समझौता? बहुत कम लोग ऐसे हैं जो उस समझौते के बारे में जानते होंगे। अखबारों में आया था पूरा समझौता। कोई भी दो देशों के बीच में समझौता होता है तो हमारी सरकार का दायित्व बनता है कि समझौते से पहले चर्चा करें, देश में डिबेट करें कि हम ये समझौता करने जा रहे हैं, ये आप अपनी राय दें। ओपिनियन ली जाती है, पब्लिक हियरिंग होती है। देश में कोई डिबेट नहीं हुई। एक दिन अखबार में आया, अमेरिका से, वाशिंगटन से बयान आया कि हिंदुस्तान के साथ समझौता हो गया। वहां की कृषि मंत्री ने बयान दिया कि अगले 5 साल में हम $500 अरब का कृषि क्षेत्र में व्यापार करेंगे हिंदुस्तान के साथ। हमारे किसान की बल्ले बल्ले। ये वहां से बयान आया। देश जो है भौचक्का रह गया कि ये हमें पता ही नहीं। ये भी हमको भ्रम पैदा हुआ कि देश नई दिल्ली से चलता या वाशिंगटन से चलता, क्योंकि बयान वाशिंगटन से आ रहा। देश के 100 करोड़ लोग, जो हिंदुस्तान का 100 करोड़ किसान है, उनके भाग्य का फैसला नई दिल्ली में नहीं वाशिंगटन में हुआ। तो आप अपने आप को गुलाम मानते हैं या आजाद मानते हैं, यह आपके सोचने का विषय है। दूसरा बयान आया कि हिंदुस्तान रशिया से तेल नहीं खरीदेगा, हिंदुस्तान वेनेजुएला से तेल खरीदेगा। वहीं से आया। तीसरा बयान आया, हमने एक मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जो ये वॉच करेगी, जो नजर रखेगी अगर हिंदुस्तान रशिया से तेल खरीदता है तो हम उस पर तमाम प्रतिबंध लगा देंगे। किसी आजाद देश के साथ ऐसा व्यवहार कोई देश कर सकता है? ये चिंतन करने का विषय है। हमारे 100 करोड़ लोगों के भविष्य का फैसला वाशिंगटन से किया जा रहा है। अब लोग कह रहे हैं उसका, हमारे कृषि मंत्री कह रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण फसलों को के हितों का ध्यान रखेंगे। क्यों? कुछ कौन सी? देश में 400 फसलें उगाई जाती, कुछ को क्यों ध्यान रखेंगे? सबका ध्यान क्यों नहीं रखेंगे? कृषि मंत्री से किसी ने जवाब मांग ही नहीं रहा। उसके बाद ये डिबेट चलती रही, बातें सामने आई। हिंदुस्तान से जो सामान बाहर जाता, अमेरिका जाता था, उस पे 2.9 3% से कम की ड्यूटी थी। वो 3% की ड्यूटी 28 कर दी। वहां के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि आप 18% से ज्यादा ड्यूटी नहीं ले सकते, तो वो 28 से कम होकर 18 हो गई। लेकिन हम 3% जो दे रहे थे ड्यूटी, अब हमको 18 देनी पड़ेगी। अमेरिका का जो सामान आता था हमारे यहां, उसमें अलग अलग टैरिफ लाइन थी। 100% तक भी था, 18-20% भी था। औसत में अमेरिका के आने वाले सामान पे 25% कर लगा सकते थे तट कर। वो 0 हो गया। हमारी सरकार सहमत हो गई है कि अमेरिका से जो सामान आएगा उस पर 0 ड्यूटी होगी। हम जो 3% पे भेज रहे थे वो 18% पे जाएगा, तो घाटा है ना फायदा? आप सोच लें। बिहार के व्यक्ति इस मामले में चिंतन में बड़े ही तेज हैं, वो समझ गए होंगे।
कि 25 का 0 हो गया और 3 का 18 हो गया, तो एग्रीमेंट किस तरफ जा रहा। बयान आया कि कोई भी वो फसल, जो कृषि मंत्री का बयान था कि मक्का नहीं आएगी, मक्का नहीं आएगी, मुर्गी दाना आएगा। कान को सीधा ना पकड़ के उल्टा पकड़ लिया। हमारी जो मक्का जाती है उसका 70% मुर्गी दाने में इस्तेमाल होता है। मुर्गी दाना अमेरिका से आ गया तो आपकी मक्का को कौन खरीदेगा, ये बताओ। अभी मक्का की हालत खराब है ना। ये मुर्गी दाना आज से नहीं आ रहा, पिछले कई साल से आ रहा। एक दफे 2020 में जब हम आंदोलन कर रहे थे तो मैं और राकेश जी एक मीटिंग में थे, कृषि मंत्री और उद्योग मंत्री वहां बैठे हुए थे। मैंने कहा, मार दिया आपने मक्का के उत्पादक किसान को, आपने क्यों मंगाया मक्का। तो उद्योग मंत्री कहने लगे, मक्का मंगाया ही नहीं। वो तो बाई चांस वहां उनका सेक्रेटरी बैठा हुआ था जो आईएएस अधिकारी होता है। बोला जी ये ठीक कह रहे हैं, 5 लाख टन मक्का आया है। मंत्री के ज्ञान, मंत्री के संज्ञान में नहीं था ये। मंत्री नहीं जानता था कि मक्का आ गया। सेक्रेटरी कह रहा है, या मंत्री जान पूछ के बना रहा था। आपको ध्यान हो 2020 में भी भाव जो थे 1100 रुपए में आए थे मक्का के। अब भी वो एक पोजीशन है, 1200 1250 है। अब तो लाइसेंस अमेरिका को परमिशन दी जा रही है कि 0 ड्यूटी पे मक्का तो शायद ये कागजों में लिखेंगे कि मक्का नहीं आ रही है, लेकिन लिखा जाएगा मुर्गी दाना आएगा। ये कह रहे सोयाबीन नहीं आएगा, सोयाबीन का तेल आएगा। फर्क क्या रह गया। फर्क क्या रह गया। अभी बांग्लादेश से एक समझौता किया। बांग्लादेश को हम बहुत कपास बेचते हैं, हमारी बहुत कपास बांग्लादेश जाती। बांग्लादेश से समझौता किया कि तुम्हारा तैयार माल 0 ड्यूटी पे लेंगे, कोई ड्यूटी तुम्हारे उस पर नहीं होगी, बशर्ते तुम कपास हमसे लोगे। हिंदुस्तान की कपास बांग्लादेश नहीं जाएगी। क्यों जाएगी। वो अमेरिका में 18% ड्यूटी क्यों देगा। वो अमेरिका की कपास लेगा जो 0 ड्यूटी पे उसका तैयार माल बांग्लादेश से अमेरिका जाएगा। तो हमारा पूरा इलाज इस समझौते में कर दिया गया। हमारी सरकार अगर सुधाकर जी उस टाइम मीटिंग ना करते तो अभी तक साइन हो जाता। सरकार बैकफुट पे आई, पूरा एलआईयू पूरा डिपार्टमेंट था और हमने सारे दिन ये डिबेट की और पूरी डिबेट वहां से रिकॉर्ड होकर दिल्ली में गई उन नेताओं के पास। उन्होंने सुने किसानों का एटीट्यूड क्या है और हमने कह दिया था कि 2020 का आंदोलन तो छोटा है, अगर ये समझौता आगे बढ़ा और किसान को अगर बलि का बकरा बनाया गया तो देशव्यापी आंदोलन होगा। भूल जाओगे दिल्ली में रास्ते। सचेत रहना हमको। रशिया हमारा पड़ोसी, रशिया की सीमा एशिया से मिलती। ईरान से हमारे हजारों साल के संबंध, उससे ज्यादा के संबंध है। पाकिस्तान बीच में आ गया इसलिए ईरान की सीमाएं हमसे दूर हैं। जब पाकिस्तान नहीं था तो हमारी और ईरान की सीमाएं मिलती थी। हम ईरान और हिंदुस्तान में आना जाना बहुत ही आसान था। ईरान से हमारा संबंध है। 40% तेल ईरान से लेते हैं, 55% तेल मिडिल ईस्ट, कुल 40 वहां से और 15 दूसरे मिडिल ईस्ट के देशों से लेते हैं। वो तेल हमको रुपए में मिलता है। वेनेजुएला का तेल हमको डॉलर में मिलेगा।
जहां आप बैठे हैं, अगर यहां पे ड्रिल की जाए, जमीन के आर पार ड्रिल करने का साधन हो, तो वेनेजुएला जमीन के नीचे है, पाताल में है। अब हम पड़ोस से तेल 4000 किलोमीटर से तेल लाने पे प्रतिबंध लग गया। अब हम 18,000 किलोमीटर से तेल लेके आएंगे, जिसका जो घटिया तेल है, जिसको साफ करने, सफाई करने में ज्यादा खर्चा आएगा। लेकिन अमेरिका, हमारा बॉस अमेरिका हमको डांट रहा है और हमने करबद्ध कह दिया है कि जहां से कहो वहीं से लेंगे, रशिया से नहीं लेंगे, ईरान से नहीं लेंगे। हमने 9 तारीख की संसद में थे आप लोग, ये 9 तारीख की संसद थी। हमने कहा अफगानिस्तान में यूएस गया था और अकेला नहीं गया था। नाटो, जो यूरोप के देशों का एक संगठन है, जिस नाटो को लेके ये वहां लड़ रहे हैं, एक लड़ाई चल रही है, उसी नाटो को लेके ये लोग अफगानिस्तान आए थे। 20 साल लड़े ये वहां पे। 20 साल लड़के इनको वहां से भागना मुश्किल हो गया। जब ये भागने लगे तो अफगानिस्तान के लोगों ने कहा कि अपने हथियार यहां रखो, अगर इतनी मेहरबानी कर देते हम तुम पे, तुम जिंदे निकल जाओ यहां से, लेकिन पूरा गाड़ी, एरोप्लेन, हथियार यहां रखो। उससे फिर गिड़गिड़ाए ये कि हमको जहाज दे दो जिसमें बैठ के चले जाए, भाई इतने जहाज हमको ले जाने दो। इतना सा है अफगानिस्तान। उसने उनके हथियार वहीं रखवा दिए और हम 140 करोड़ का मुल्क, जिसके प्रधानमंत्री कह रहे हैं विश्व गुरु बनेंगे, वो अमेरिका के सामने हाथ जोड़ के खड़े हैं कि माई बाप जो तू कहेगा वो ही करेंगे, कोई समझौता करा ले। क्या स्थिति हमारी है, किन हालात में हमें, ये आप सोच सकते हैं अच्छी तरह से। 95 लाख व्यक्ति हमारे देश के मिडिल ईस्ट में नौकरी करते हैं। 95 लाख। हमारे व्यापार का, जो विदेशी व्यापार का जो 70% है, वो मिडिल ईस्ट से है। लेकिन अमेरिका के डर से हम ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि हम जहां चाहेंगे वहां व्यापार करेंगे, जहां चाहेंगे, जिससे चाहेंगे उससे खरीदेंगे, जिससे चाहेंगे उसको बेचेंगे। हम नतमस्तक है। इंडो यूएस डील अभी रद्द नहीं हुई है। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर ये डील साइन होती है तो इस देश के किसान और मजदूर के भविष्य को बिल्कुल एकदम से मिट्टी में मिला देंगे। अभी तो प्लान शायद कम है, हमको सबको प्लान करना पड़ेगा। हमको सबको फावड़ा लेके किसी के खेत में मजदूरी करनी पड़ेगी। वो पूंजीवाद जो अमेरिका के किसान को खा गया, उनके सजातीय भाई थे वो। अमेरिका में भी एक टाइम में 80% किसान थे, आज अमेरिका में 1.5% किसान है। वो पूंजीवाद अमेरिका में खा गया, उनको सबको फैक्ट्री, इंडस्ट्री और खेत मजदूर बना के छोड़ दिया। वही पूंजीवाद हिंदुस्तान में अपने पंजे फैला रहा है। आपको बचने के लिए लड़ना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। बीज विधेयक पार्लियामेंट में है, आपके लिए नहीं, कंपनी के लिए है। कंपनी के हितों की रक्षा करेगा। मैं अंतर्राष्ट्रीय किसान संगठन से जुड़ा हुआ हूं। एक कनाडा के किसान है हमारे साथी, उनने एक बीज, अपना देसी बीज बोया। एक कंपनी ने रिपोर्ट कर दी कि इन्होंने मेरा बीज चुराया। पुलिस ने रिपोर्ट लिख दी, उसपे $2.5 करोड़ का जुर्माना हुआ किसान पे। वो किसान कहने लगा मैंने अपना बीज बोया। सुप्रीम कोर्ट में केस गया वो, और भला वहां के सुप्रीम कोर्ट का, वहां ये साबित हो पाया कि किसान ने बीज तो अपना बोया था।
जहां पे कोई वो बीज कंपनी का बोया जाएगा, हवा और कीट पतंगों के माध्यम से 8 किलोमीटर तक की एरिया की फसल में उसके कंटेंट्स आ जाते हैं, परागण हो जाता है उस बीज का। और वो कंपनी, अगर आप अपना बीज बोके वो कंपनी आपकी रिपोर्ट कर दे तो कंपनी को जवाब देना है, आप घूमते रहना बॉर्डर पर, सॉरी में वो बीज विधेयक हमारे यहाँ आ रहा, उसमें कंपनियों के हितों की रक्षा की जा रही है, किसान के लिए कुछ नहीं। आप अपना बीज बचा नहीं सकते। हमने शोर मचाया, लड़ाई की, तो उसमें इतना तो कर दिया कि किसान आपस में बदली कर सकता है, लेकिन किसान अपने बीज को बेच नहीं सकता उसमें। इस तरह से वो बीज विधेयक पार्लियामेंट में, बिजली विधेयक पार्लियामेंट में, जब आंदोलन था तो हम उस बिजली विधेयक के खिलाफ भी लड़ रहे थे। सरकार ने हमसे वायदा किया था कि आपसे चर्चा किए बगैर बिजली विधेयक पार्लियामेंट में नहीं रखेंगे। सरकार ने धोखा दिया, सरकार ने वो विधेयक फिर रख दिया है। उनकी मंशा ये है कि बिजली सप्लाई, चाहे वो खेत की हो चाहे घर की हो, उसको प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए। पहले ही इलेक्ट्रॉनिक्स मीटर लगा के इन्होंने एक ठगी कर ली है कि जो 1500 का बिल आता था वो हजारों में आ रहा है। जो 150 रुपए के बिल पहले घरों के आते थे, आज हजार रुपए में आ रहे हैं, और टोटल प्राइवेटाइजेशन उसका कर दिया जाएगा। हमारे दिल्ली का अनुभव है मुझे प्राइवेटाइजेशन का। दिल्ली में सब प्राइवेटाइजेशन हो गई दिल्ली। जहां 300-400 रुपए का बिल आता था, वहां 8,000 10,000 रुपए का मासिक बिल है बिजली का। तो आप पूरे देश में प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं बिजली को। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल आ रहा, जो कीटनाशक है उनको लेके बिल आ रहा, उसमें कहीं ये नहीं लिखा है कि नकली दवा बेचने वाले को सजा दी जाएगी। उसमें किसान को उलझा दिया गया। मुझे याद है, मैं शायद 15 साल हो गए होंगे, मैं बिहार आया था, पटना। यहां मक्का, मॉन्सेंटो कंपनी की मक्का फेल हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मॉन्सेंटो को कुछ नहीं किया था। सरकार ने अपने खजाने से किसान को कुछ मदद दी थी। होना तो ये चाहिए था कि मॉन्सेंटो कंपनी पे जुर्माना डाला जाता, उसको सजा दी जाती, ताकि वो भविष्य में नकली बीज बेचने का प्रयास ना करे। लेकिन यहां की सरकार ने, बिहार की सरकार ने कंपनी को तो बिल्कुल साफ छोड़ दिया। किसानों को कुछ पैसे देके लीपा पोती करके उनके आंसू पहुंचे थे। मैं यहां आया था, ये उस समय की बात। ये मेहरबान रहते हैं इन कंपनियों पे, क्योंकि कंपनी को ज्यादा कुछ नहीं करना। या तो एक नेता को खरीदना, उसके सेक्रेटरी को खरीदना। उसके खरीदने के तरीके भी कई है। कोई किसी चाल में फंसता है, कोई पैसे के लिए फंस जाता है, कोई नौकरी के लिए, रिश्तेदार और बच्चों की नौकरियां लगवाता है कंपनियों में, उसमें फंस जाता है। कोई दूसरे कार्ड में, ये एक्सटिन जो फाइल बनी हुई है, इस तरह के भी नेता हमारे बनते रहे, उसमें भी फंस जाते हैं और वो अपना इनको नचाते हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा, मोदी मेरे मित्र है, मैं जिस दिन चाहूं 5 मिनट में मोदी के राजनीतिक भविष्य को खत्म कर सकता हूं। इससे बड़ी बेइज्जती किसी देश की हो नहीं सकती कि किसी देश के प्रधानमंत्री को खुला ललकार रहा है अमेरिका में बैठ के। हमारे प्रधानमंत्री को आना चाहिए था, मर्द होता तो कहना चाहिए था, आजा भैया आमने सामने। अगर कमी नहीं होती तो खड़ा होकर ललकार देता कि आजा आमने सामने, तू कैसे खत्म कर देगा, तू कौन होता है खत्म करने वाला। चूहा बन के बैठे हैं, एक शब्द नहीं कहा जवाब में।
संदेह पैदा कर रहा है। लोगों के जो विचारवान लोग हैं उनके मन में संदेह पैदा कर रहा है कि वो एप्स्टीन फाइल चर्चा नहीं है, उसकी वास्तविकता भी है तो प्रधानमंत्री बोल नहीं पा रहे। विचार करने की आवश्यकता है कि देश का शीर्ष नेतृत्व इस तरह से दबाव में जब काम कर रहा है तो अमेरिका की गुलामी करेगा या आपकी आजादी की लड़ाई लड़ेगा, ये सोचने की आवश्यकता। आज की ये किसान संसद, आप बिहार के अलग अलग जिलों से आए, अगर यहां से पल्ला झाड़ के चले गए तो इसकी कोई सार्थकता नहीं है। इस बात को जन जन तक पहुंचाना है कि देश बिक रहा है, देश गुलामी की तरफ बढ़ रहा है। देश में जो समझौते किए जा रहे हैं वो देश को गुलाम बनाने के लिए किए जा रहे हैं। अभी जल्दी सचेत हो जाओगे तो लड़ाई साल 6 महीने में निमट जाएगी। अगर गफलत में रहे तो पिछली लड़ाई 750 साल लड़ी थी। 750 साल में पीछा छुड़ा था गुलामी से, दोबारा गुलामी के दौर में अगर ये ले गए तो कब आजादी आएगी ये सोच नहीं सकते। मैं सभी किसान भाई जो यहाँ है, मैं आपसे आग्रह करता हूं, इस क्रांति की भूमि में नई ऊर्जा पैदा करें, क्रांति का आह्वान करें, संगठित हो, जुड़ें, अपने और पराये को पहचानें। चौधरी छोटूराम हमारे यहाँ बड़े किसान नेता हुए पिछली सदी में, वो कहते थे बोलना सीखो, बोलना सीखो यानी कि अपनी आवाज को बुलंद करो और दुश्मन को पहचानो। अगर ये दो चीज हम दुश्मन को पहचान लेते हैं और बोलना सीख लेते हैं तो हमको कोई मिटा नहीं सकता। समय आ गया खड़ा होने का। आपने मुझे सुना, सम्मान दिया, मैं आपका आभारी हूं। पुनः कभी मौका मिलेगा फिर रूबरू होंगे। धन्यवाद। जय किसान।